हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के मेल लीड और फीमेल लीड के मम्मियों को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कैंप पर आई हुई थी। मेल लीड सियोंग हो जो कि एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियो एक बहुत ही फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। रियो और सियोंग हो जब 5 साल के थे तब से ही उनकी मम्मियाँ दोस्त हैं। अब दोनों के ही बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सेटल्ड हैं, इसलिए उनकी मम्मियों के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि रियो और सियोंग हो में कौन सबसे अच्छा है। सियोंग हो की मॉम बताने लग जाती है कि वह कोरिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है और हाल ही में उसने जो नेशनल लाइब्रेरी डिजाइन किया है उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिलने वाला है। सियोंग हो ने इतने कम उम्र में भी अपनी कंपनी खोल ली है और वह नेशनल लेवल का स्विमर भी है। अब रियो की मॉम भी शुरू हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी है और यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसको सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से जॉब ऑफर आया था। इन दोनों की बहस उनके दोस्तों ने इतनी बार सुनी है कि इन्हें तो अब मुंह जबानी भी याद हो गया है। यह दोनों इन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगते हैं और बेट लगाने लग जाते हैं कि आज बहस में कौन जीतेगी। इसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर सियोंग हो को आज अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन सियोंग हो तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी कंपनी का को सियोंग और एक एम्प्लॉय उसके लिए चिंता कर रहे थे। पर सियोंग हो तो इधर एक फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहाँ वह उन्हें बताता है कि वह एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहाँ लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की मेमोरीज याद करने के लिए आया करेंगे और डायरेक्टर को इसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने ही वाला था, इसलिए को सियोंग हो को कॉल करता है और जल्दी वहां पहुंचने को कहता है। सियोंग हो भी अवार्ड फंक्शन में टाइम पर पहुंच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद तुरंत ही वह अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। इधर रियो की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियो की शादी का इन्विटेशन कार्ड देती है। दरअसल 1 महीने बाद यूएस में रियो की शादी होने वाली थी, इसलिए उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। रियो की मॉम इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थी। इधर हम रियो को देखते हैं जो कि आज बिना किसी को बताए साउथ कोरिया आ गई थी। रियो को पिक करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड मोयूम आती है जो कि एक पैरामेडिक है। इतने सालों बाद मिलकर दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रियो काफी साल बाद साउथ कोरिया वापस आई थी, इसलिए उनके लोकेलिटी में काफी कुछ बदल गया था। रियो यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसलिए दोनों राइस केक खाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वे अपने हाई स्कूल के टाइम पर खाने के लिए जाया करते थे। अब दोनों ही अपने पुराने दिनों की बातें याद करते हुए खाना खाते हैं, तभी शॉप में रियो का भाई आ जाता है जिसे देख रियो जल्दी ही दूसरी ओर मुंह घुमा लेती है और मोयूम को भी छिपने के लिए कहती है। रियो के भाई के जाने के बाद मोयूम उससे पूछती है आखिर तुझे हुआ क्या है, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इस पर रियो कहती है कि वह अपनी फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है और वह मोयूम को हेल्प करने के लिए भी कहती है। अब दोनों उनके घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह साथ लेकर आने लगते हैं। तभी मोयूम को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आता है जिसके लिए मोयूम को जाना पड़ता है। अब रियो अकेले पड़ जाती है। अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियो ने कुछ तो गड़बड़ किया था। रियो अब जैसे तैसे हिम्मत करके घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में वह एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सौना हुआ करता था, जहाँ बचपन में रियो और सियोंग के मॉम इन दोनों को नहाने ले जाया करते थे। इस बारे में याद करके रियो को तो काफी एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। वह आसपास घूमकर देखने लगती है जहाँ पर अब एक नई बिल्डिंग बनी थी। रियो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर किसने बिल्डिंग बनाई है। तभी पीछे से सियोंग हो आता है और रियो से पूछने लगता है कि कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। सियोंग हो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियो कहती है तुझे क्या, मैं जो भी करूँ। सियोंग हो कहता है कि तू मेरी जमीन के ऊपर खड़ी है। रियो तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। सियोंग हो कहता है यह मेरा ही ऑफिस है, इसलिए अपना पैर हटा और पहली फुर्सत में निकल। रियो सियोंग हो से चिढ़कर जाने ही लगी थी कि तभी वहाँ रास्ते की एक तरफ से अपनी मॉम को आते हुए देखती है और दूसरी तरफ से उसके डैड आ रहे थे, इसलिए वह सामने पड़े एक बड़े कार्टून के अंदर छिप जाती है और सियोंग हो को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। पर रियो की ट्रॉली तो बीच रोड पर ही रह गई थी। तभी यहाँ रियो की मॉम और उनकी फ्रेंड्स पहुंच जाती है। सभी सियोंग हो को काफी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते ही सियोंग हो के इस ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए सभी लोग इसे बधाई भी देते हैं। सियोंग हो की मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है पर सियोंग हो उन्हें थोड़ी देर बाद आता हूँ कहकर जाने के लिए कहता है। तभी इन सब की नजर ट्रॉली पर पड़ती है। अब सभी आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर किसने यह ट्रॉली बीच रास्ते में रखा है। सियोंग हो को भी पता नहीं था कि यह ट्रॉली रियो क्या है, इसलिए उसे पूछने पर कहता है कि मैं नहीं जानता। पर तभी रियो उसे कार्टून के अंदर से उसके पैर में मारती है, जिससे सियोंग हो समझ जाता है कि यह रियो का ही है, इसलिए वह कहता है कि हाँ यह मेरा ही है। अब यह लोग उसका सामान रखवाने के लिए हेल्प करने की बात करते हैं तो सियोंग उन सबको कैसे भी समझा बुझाकर भेज देता है। अब सियोंग हो रियो से पूछता है कि आखिर तुम इन सबसे क्यों छिप रही थी। रियो इसका जवाब नहीं देती तो सियोंग हो उसे बाहर आने नहीं दे रहा था, पर रियो तो कार्टून फाड़कर बाहर आ जाती है। अब सियोंग हो फिर से पूछता है कि तुम छुप क्यों रही थी, पर रियो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम यूज करने के बहाने उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है और पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है। वहीं सियोंग हो उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था, पर रियो तो हर बार टॉपिक चेंज करके कुछ न कुछ पूछने लग जाती है। इसका सवाल खत्म होने के बाद सियोंग हो फिर से उसे जाने के लिए कहता है। अब रियो जाने के चक्कर में एक वायर से फंसकर गिर जाती है और एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने ही वाला था, इसलिए सियोंग हो उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंग हो के पीठ पर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब रियो उसके कपड़े उठाकर उसके पीठ
पर देखने लग जाती है। सियोंगो के पीठ पर इस भारी मेटल के चोट का निशान तो था ही, साथ ही में उसके पीठ पर एक बड़े कट का निशान भी था। उसे देखकर रियो को उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। जब रियो छोटी थी तब वह सियोंगो को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी, तभी उसका धक्का सियोंगो को लग गया था, जिससे उसके पीठ पर चोट लग गया था। रियो को बहुत बुरा लगता है और कहती है अभी भी यह निशान है। सियोंगो कहता है कि मैंने कहा था ना, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। तो रियो कहती है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब सियोंगो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो कहोगी नहीं, प्लीज क्या तुम अपने घर जा सकती हो। रियो कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। अब सियोंगो उस मूर्ति को उठाकर कहता है वैसे यह मूर्ति 17 मिलियन वोंग का है। यह सुनते ही रियो उस मूर्ति को उससे छीनकर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है। कहती है यह तो एकदम ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। सियोंगो कहता है कि अब और ज्यादा नाटक मत कर, आंटी को सब सच बता दे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बात कर। अब दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर मोयुम अपनी टीम के एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है, जो बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था और गिर पड़कर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। उसकी कंडीशन देखकर मोयुम समझ जाती है कि इसे तो डायबिटीज है, उसे काफी चोट भी आई थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है। और वो इंसान तो मोयुम पर ही चिल्लाने लग जाता है और उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है। पर मोयुम को भी ऐसे इंसानों को टैकल करना आता था, इसलिए वह चुपचाप उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। पर वह शराबी तो एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने लग जाता है। आसपास के सभी लोग डर जाते हैं और पीछे भागने लगते हैं। मोयुम उसे शांत करने लगती है, पर वह शराबी तो अटैक भी कर सकता था। तभी यहाँ एंट्री होती है सेकंड मेन लीड दान हो की, जो अपने आप को रेड बेल्ट बताकर शराबी से लड़ने लग जाता है, मगर खुद ही उसके सामने फिसल कर गिर जाता है। तभी मोयुम एक जोरदार किक मारती है, जिससे बोतल और शराबी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब मोयुम शराबी को प्यार से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। अब शराबी भी डर के मारे मान जाता है। दानहो को भी हाथ में चोट लगी थी, तो वह भी उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। इधर सियोंगो और रियो दोनों साथ में अपने अपने घर की ओर आ रहे थे। दोनों का घर आमने सामने ही था। यहाँ रियो सामने एक डिलीवरी बॉय के हेलमेट को देखकर कहती है कि क्या यह बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा। सियोंगो कहता है कि तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, सामने ही तो हमारा घर है। तब रियो बताती है कि आज उसके घर में उसे मार पड़ने वाली है, इसलिए वह यहीं से अपनी ट्रॉली से सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है, ताकि उसकी पिटाई भी हो तो उसे कम लगे। सियोंगो तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है और उसके घर के सामने उसे छोड़कर जाने लगता है। तभी रियो उसे पंच मारने के लिए कहती है, यह चेक करने के लिए कि इतना सब कुछ पहनने के बाद उसे दर्द होगा या नहीं। पर सियोंगो उससे दूर भागने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुमने क्या किया है जो इतना डर रही हो। रियो कहती है कि आज मेरा बैंड बजने वाला है और मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। सियोंगो कहता है बता तो सही तूने किया क्या है। रियो धीरे से कहती है मैंने शादी कैंसिल कर दिया। सियोंगो थोड़ा जोर से बोलने के लिए कहता है और रियो जोर से बोलने लगती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। अब सियोंगो कहता है कि पीछे तेरी माँ खड़ी है। रियो को पहले तो यह मजाक लगता है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ती है वहाँ सच में उसकी माँ खड़ी थी। यहाँ उसके डैड और सियोंगो की मॉम ने भी सब कुछ सुन लिया था, जिन्हें देख रियो हैरान हो जाती है। फिर इस बात को कवर अप करने के लिए उसके पास जाती है और उन्हें बड़ी कैजुअली बताती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। यह सुनकर रियो की मॉम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहती है कि 1 महीने पहले तुम शादी कैसे कैंसिल कर सकती हो। रियो तो सियोंगो के पीछे छुप के उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाती है। इस चक्कर में सियोंगो को भी उसकी मॉम की मार पड़ने लग जाती है। सियोंगो उन्हें थोड़ा शांत करता है और उसकी बात सुनने के लिए कहता है। अब रियो की मॉम शादी कैंसिल करने का रीजन पूछती है कि क्या उस जून ने शादी के लिए मना कर दिया, क्या उसने तुम्हें चीट किया। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसे सबक सिखा कर आऊंगी। पर रियो कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। ये सुन सब हैरान होते हैं। रियो की मॉम कहती है फिर क्या तूने उसे चीट किया। अब ये बोलकर फिर से उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। अब बेचारे सियोंगो को फिर से उसकी मार खानी पड़ती है। रियो के डैड उनके बीच जाकर उन्हें रोकते हैं और पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। अब रियो कहती है कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मारेंगे। उसके बाद रियो की मॉम प्रॉमिस करती है। अब रियो कहती है कि एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। ये सुन इन सबको झटका लगता है। अब मॉम फिर से इसके पीछे पड़ जाती है, उसे डांटते हुए कि तुमने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया, इतनी अच्छी जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया। अब रियो अपनी मॉम की डांट और पिटाई से बचने के लिए सियोंगो को हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लग जाती है। उसकी मॉम भी काफी देर तक उसके पीछे भागती है, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अब दोनों भागते हुए काफी दूर चले जाते हैं, जहाँ दोनों थक कर एक बेंच पर बैठते हैं, जहाँ सियोंगो उसे अचानक से जॉब छोड़ने का रीजन पूछता है। तब रियो कहती है कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने में मैं थक गई, इसलिए छोड़ दिया। तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। ग्रेजुएट होने के बाद ही मुझे जॉब ऑफर आया था, इसलिए मैं सीधे यूएस चली गई थी। इतने सालों से लगातार काम किया, एक अनजान देश में अडेप्ट किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली। इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसलिए लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई और मैं यही एक्सक्यूज अपनी मॉम को भी देने वाली हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है। सियोंगो भी उसकी प्रॉब्लम समझता है। तभी उसे रियो के भाई का कॉल आ जाता है, जो उसे रियो को घर लेकर आने के लिए कहता है, जो बताता है कि अब मॉम का गुस्सा शांत हो गया है, इसलिए वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेंगी। सियोंगो इस बारे में बताकर उसे घर चलने के लिए कहता है। रियो कहती है कि मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। पर सियोंगो कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया है कि अब उनके पास तुम्हें मारने के लिए एनर्जी ही नहीं बची होगी। अब दोनों घर के लिए निकलते हैं। इधर
इधर हॉस्पिटल में दानहो मोयुम के काम से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसका नाम पूछने जाता है। मोयुम बड़े प्यार से समझाती है कि पिछले 6 साल से मैं एक पैरामेडिक हूँ, मैंने कई लोगों की जान बचाई है, उनमें से जिन्होंने भी मेरा नंबर पूछा उनमें से किसी को भी मैं दोबारा नहीं मिली। यह बोलकर वह चली जाती है। इधर रियो और सियोंगो रियो के घर पहुंच जाते हैं, पर रियो को अभी भी अंदर जाने से डर लग रहा था, इसलिए सियोंगो उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और अंदर ले जाता है। घर के अंदर वह अपनी मॉम को देखती है जो सर झुकाकर रो रही थी। रियो उन्हें चुप कराने जाती है, पर रियो की मॉम तो यहाँ ड्रामा कर रही थी, वह तो उसकी पिटाई करने के लिए पहले से ही हाथों में छड़ी लिए बैठी हुई थी। रियो भागने का सोचती है, पर सियोंगो उसे जाने ही नहीं देता और कहता है कि आंटी जैसा आपने कहा था मैंने इसे घर ले आया, इसे अब आप ही संभालो। यह बोलकर दरवाजा बंद करके सियोंगो बाहर आ जाता है। अब इधर रियो की मॉम रियो से सवाल पूछना शुरू करती है। बाहर से यह सब देखकर सियोंगो अपना बचपन याद करता है। जब वह अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहली बार शिफ्ट हुआ था, तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे काफी परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियो उसकी पहली दोस्त थी जिसने सियोंगो को बुली गैंग से बचाया था, जिसके बाद से कोई भी सियोंगो से पंगा लेने के बारे में भी नहीं सोचता था, क्योंकि रियो उन सबकी धुलाई कर देती थी। यह सब याद करके सियोंगो कहता है कि कितने साल बाद यह घर वापस आ गई, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। यह बोलकर वह हंसते हंसते अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे और भी ज्यादा रोमांटिक एंड फनी होने वाली है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।